नमस्कार दोस्तों, बोधलोक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद बहुत सीधा है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पूरी तरह से खनिजों पर टिकी हुई है। बिल्कुल। और इस विषय को समझने के लिए ना हमें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना है। हाँ, और इसी नजरिए को बदलने के लिए मुझे एक कहानी बहुत दिलचस्प लगी। हबेन नाम का एक लड़का है जो असम के एक छोटे से गांव से पहली बार अपने पिता के साथ गुवाहाटी शहर आता है और वहां आकर उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। जाहिर सी बात है, मतलब गांव के उस शांत माहौल से निकलकर जब कोई बच्चा पहली बार पक्की सड़कों पर बड़ी बड़ी बसों और ट्रेनों को दौड़ते हुए देखेगा तो उसका दिमाग तो चकरा ही जाएगा। बिल्कुल। और उसने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछा कि पिताजी, हमारा घर इस तरह क्यों नहीं चलता जैसे यहाँ गुवाहाटी में ये घर चल रहे हैं। मतलब उसके लिए तो वो बसें और गाड़ियां चलते फिरते घर ही थे। हाँ, और यहीं पर उसके पिता उसे जो समझाते हैं ना, वो हमारी आज की चर्चा का बहुत ही सटीक प्रस्थान बिंदु है। हाँ, उन्होंने कहा कि बेटा, ये ईंट, पत्थर या मिट्टी से बने घर नहीं हैं। ये बसें लोहे और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हैं और सबसे बड़ी बात, इनको चलाने के लिए खास तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हबिन की ये कहानी एक बहुत बड़ा सच उजागर करती है। मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर समुद्र का सीना चीरने वाले विशाल जहाज तक सब कुछ पृथ्वी की गहराइयों से निकाले गए खनिजों से ही बना है। राइट। लेकिन जब भी खनिज शब्द आता है तो दिमाग में अक्सर सोने की चमक या कोयले की खदानें ही आती हैं। हाँ, पर असल में खनिजों का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब हमारी दिनचर्या की शुरुआत को ही देख लीजिए। सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। बिल्कुल। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो टूथपेस्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल खनिजों का ही एक बहुत ही जटिल कॉकटेल है। सच में? मतलब मुझे पता था कि उसमें केमिकल्स होते हैं, पर खनिज? जी हाँ, टूथपेस्ट में दांतों की सफाई के लिए जो रगड़ने वाले तत्व होते हैं ना, जैसे सिलिका, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब खनिज ही तो हैं। इन्हीं के घर्षण से दांत साफ होते हैं। अरे वाह! और वो जो कैविटी रोकने वाला फ्लोराइड होता है जिसके इतना प्रचार होता है? वो भी फ्लोराइड नाम के खनिज से आता है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, हाँ हाँ, बताइए। टूथपेस्ट का जो एकदम चमचमाता हुआ सफेद रंग होता है, वो कोई साधारण रंग नहीं है। वो टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण होता है, जिसे रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से निकाला जाता है। बाप रे! और वो जो कुछ पेस्ट रोशनी में चमकते हैं? वो चमक का अभ्रक यानी माइका के कारण होती है। और बात सिर्फ पेस्ट तक सीमित नहीं है। जिस ट्यूब में वो पेस्ट भरा होता है ना, वो प्लास्टिक से बनी होती है, और प्लास्टिक सीधा पेट्रोलियम से आता है। जो खुद एक खनिज संसाधन है। मतलब सुबह आंख खुलते ही पहले 5 मिनट में ही हम खनिजों की एक पूरी श्रृंखला का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और खाने की बात करें तो वहां भी आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज होता है। बस 0.3%? ये तो बहुत कम है। देखने में नगण्य लगता है, लेकिन सोचिए, अगर ये 0.3% हिस्सा हमारे शरीर में ना हो तो हम बाकी के 99.7% भोजन को पचा ही नहीं पाएंगे, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये खनिज हर जगह है, हमारे टूथपेस्ट में, भोजन में, तो वैज्ञानिक असल में खनिज मानते किसे हैं? मतलब जमीन से खोदी गई हर चीज तो खनिज नहीं हो सकते, है ना? सही सवाल है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। मतलब जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्राकृतिक रूप से विद्यमान मतलब जो इंसान ने न बनाया हो? बिल्कुल। और जिसके गुण हर जगह समान हों। जैसे हीरे जैसा कठोर तत्व भी खनिज है, और टैल्कम पाउडर में इस्तेमाल होने वाला एकदम नर्म सोपस्टोन भी खनिज है। अच्छा, तो क्या भूगोलविद और भूवैज्ञानिक दोनों इसे एक ही नजरिए से देखते हैं या इनमें कोई मतभेद है? मतभेद नहीं है, बस फोकस अलग है। भूगोलविद इसे अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि खनिज कहाँ पाया जाता है और देश को उससे क्या फायदा होगा। राइट, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देते हैं। हाँ, जबकि भूवैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस बात में होती है कि कोई खनिज बना कैसे, उसकी उम्र क्या है और उसकी रासायनिक संरचना कैसी है। तो अगर हम भूवैज्ञानिकों का चश्मा पहन लें तो सवाल उठता है कि ये खनिज जमीन के अंदर पहुंचते कैसे हैं? ये कोई फल तो है नहीं जो बस उगाएं? बिल्कुल नहीं, और ये शुद्ध रूप में भी नहीं मिलते। ये आमतौर पर
अयस्कों यानी ओर्स में छिपे होते हैं। अयस्क मतलब जिसमें खनिज के साथ साथ मिट्टी और दूसरे पत्थर भी मिले हों? एकदम सही। और किसी खदान से अयस्क निकालना तभी मुनाफे का सौदा होता है जब उसमें खनिज की मात्रा ज्यादा हो। अब ये बनते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आग्नेय और कायांतरित चट्टानों को लेते हैं। यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें, इनमें क्या होता है? जमीन के बहुत नीचे गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि चट्टानें पिघलकर तरल मैग्मा बन जाती हैं। जब फिर ये नीचे से मैग्मा दबाव पड़ता है तो ये मैग्मा दरारों और भ्रंशों में ऊपर की ओर धकेला जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी टूटे हुए फूलदान की दरारों में हम गर्म गोंद या हॉट ग्लू भर दें। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और जब ये गर्म मैग्मा ऊपरी ठंडी परतों के संपर्क में आता है तो जमने लगता है। छोटे जमाव को शिराएं या वेन्स कहते हैं और बड़े जमाव को परत या लोड्स कहते हैं। अच्छा, तो जस्ता, तांबा और सीसा जैसी धातुएं ऐसे ही बनती हैं? बिल्कुल। दूसरी प्रक्रिया अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानों में होती है। यहाँ खनिज क्षितिज परतों यानी लेयर्स में जमा होते हैं। जैसे कोयला और लौह अयस्क? हाँ, इनका निर्माण लाखों सालों के भारी दबाव का नतीजा है और इसी में जिप्सम और नमक जैसे खनिज भी आते हैं, जो मुख्य रूप से शुष्क इलाकों के पानी के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से बनते हैं। इसके बाद एक तीसरी प्रक्रिया भी होती है ना, वो प्लेसर निक्षेप वाली। हाँ, प्लेसर निक्षेप। इसे आप प्रकृति की एक बहुत बड़ी छलनी समझ लीजिए। जब नदियां पहाड़ों को काटती हैं तो हल्की मिट्टी बह जाती है, लेकिन भारी और कीमती धातुएं घाटी की तलहटी में बैठ जाती हैं। मतलब ये प्रकृति का अपना एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है, जहां पानी के घर्षण का भी इन धातुओं पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल सही। सोना, चांदी, प्लैटिनम ये सब ऐसे ही सुरक्षित पड़े रहते हैं। और जमीन के अलावा महासागर भी तो खनिजों का विशाल भंडार है। हाँ, समुद्री जल में नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन बहुत मात्रा में, और महासागर की तली में तो मैंगनीज ग्रंथिकाएं बिछी हुई हैं, जो भविष्य में खनन का बड़ा केंद्र बन सकती हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं को देखकर एक बात साफ है कि खनिज वहीं मिलेंगे जहां का भूगर्भीय इतिहास वैसा रहा हो। शायद इसीलिए भारत में खनिजों का वितरण इतना असमान है। एकदम। उत्तर भारत के जो विशाल जलोढ़ मैदान हैं, वो खेती के लिए तो वरदान है, लेकिन खनिजों के मामले में लगभग खाली हैं। सारा खजाना तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में है। जहां कोयला और धात्विक खनिज मिलते हैं और गुजरात, असम की तरफ पेट्रोलियम मिलता है। अगर हम धात्विक खनिजों की बात करें तो लौह खनिज हमारे उद्योगों की रीढ़ें हैं ना? बिल्कुल। कुल धात्विक खनिजों के उत्पादन का 3/4 हिस्सा सिर्फ लौह खनिजों से आता है। और इसमें भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी मैग्नेटाइट की होती है, जिसमें 70% तक लोहा होता है। लेकिन उद्योगों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हेमेटाइट का होता है, जिसमें 50 से 60% लोहा होता है। और भारत में इसकी बहुत सी खास पेटियां हैं, जैसे ओडिशा, झारखंड पेटी, जहां बादाम पहाड़ की खदानें हैं। और छत्तीसगढ़ की दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ बायलाडीला की खदानें बहुत मशहूर हैं। हाँ, बायलाडीला। मैंने सुना है कि यहाँ का हेमेटाइट इतना अच्छा है कि उसे सीधे जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। बिल्कुल। और कर्नाटक की कुद्रेमुख खदानों का भी एक दिलचस्प किस्सा है। पश्चिमी घाट की इन पहाड़ियों से भारी लौह अयस्क को बंदरगाह तक ले जाना बहुत महंगा पड़ता था। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? उन्होंने खदान के पास ही अयस्क को पीसकर पानी में मिला दिया। मतलब उसकी स्लरी या कीचड़ बना दिया, और फिर एक पाइपलाइन के जरिए उसे सीधे मंगलुरु बंदरगाह तक पंप कर दिया। अरे वाह, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च एकदम खत्म। ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। अच्छा, लौह खनिजों के साथ मैंगनीज का भी तो बड़ा रोल होता है। हाँ, 1 टन इस्पात यानी स्टील बनाने में लगभग 10 किलो मैंगनीज लगता है। इसी से स्टील मजबूत और जंगरोधी बनता है। एक चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी। आमतौर पर भारत में खनिजों पर सरकार का अधिकार होता है, मतलब उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। लेकिन मेघालय में स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, मेघालय का अपवाद है। 6ठी अनुसूची के कारण वहाँ जमीन और खनिजों का मालिकाना हक स्थानीय समुदायों के पास है, और इसी वजह से वहाँ रैट होल माइनिंग जैसी खतरनाक प्रथा शुरू हुई। जिसमें परिवार खुद ही चूहों के बिल जैसी लंबी और संकरी सुरंगें खोदते हैं और कोयला निकालते हैं। बिल्कुल। ये इतनी अवैज्ञानिक और जानलेवा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे पर्यावरण के लिए अवैध घोषित कर दिया है। सही बात है। अच्छा, लौह खनिजों से आगे बढ़े तो अलोह यानी नॉन फेरस खनिजों में तांबा और एल्यूमिनियम बहुत अहम है।
हाँ, बालाघाट और खेतड़ी से तांबा निकलता है जो बिजली के तारों में इस्तेमाल होता है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है जो हवाई जहाज से लेकर बर्तन बनाने तक काम आता है। एल्यूमिनियम से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है। जब इसकी खोज हुई थी ना, तो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसते थे। सच में? और जो आम मेहमान होते थे उनका क्या? उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। मतलब सोचिए, उस समय एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। ये तो सच में कमाल है। और कुछ दशकों बाद पेरिस की सड़कों पर भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के कटोरे दिखने लगे। मतलब तकनीक और समय किसी भी खनिज की अहमियत कैसे बदल देते हैं। बिल्कुल। और अभ्रक या माइका भी तो एक बहुत खास खनिज है। हाँ, माइका की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे बहुत ही महीन परतों में बांटा जा सकता है, और इसकी विद्युत रोधी क्षमता इतनी जबरदस्त होती है कि हाई वोल्टेज सहने वाले उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने जमीन के नीचे दबे खनिजों की तो बात कर ली, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ आता है। इस भारी लौह अयस्क को पिघलाने के लिए या कारें बनाने के लिए हजारों डिग्री के तापमान की जरूरत होती है। तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? और यहीं से खनिजों की कहानी ऊर्जा संसाधनों में बदल जाती है। बिना ऊर्जा के तो ये सारे खनिज मिट्टी के समान हैं। भारत में मुख्य रूप से पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन हैं। पारंपरिक में तो सबसे बड़ा नाम कोयले का ही है। हाँ, भारत में दो तरह का कोयला मिलता है। एक गोंडवाना जो करीब 200 लाख साल पुराना है, और दूसरा टर्शरी जो 55 लाख साल पुराना है। और कोयले की क्वालिटी भी तो गहराई और समय पर निर्भर करती है ना। जैसे एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल, क्योंकि लाखों सालों के दबाव से उसकी नमी पूरी तरह निकल जाती है और शुद्ध कार्बन बचता है। इसीलिए एंथ्रासाइट ज्यादा ऊष्मा देता है, जबकि पीट या लिग्नाइट कम ऊष्मा देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है। बड़े भारी उद्योग या थर्मल पावर प्लांट्स हमेशा कोयला खदानों के बिल्कुल पास ही क्यों लगाए जाते हैं? इसका कारण बहुत सीधा है। कोयला जलने के बाद राख बन जाता है, मतलब उसका वजन भारी मात्रा में घट जाता है। ओह, तो अगर हम कोयले को खदान से हजारों किलोमीटर दूर किसी प्लांट तक ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का ही इतना खर्चा आ जाएगा कि बिजली बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए खदान के पास ही उसे जलाकर बिजली में बदल देते हैं। अब पेट्रोलियम की बात करें तो ये टर्शरी युग की चट्टानों में ब्रंच ट्रैप्स या फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है। ब्रंच ट्रैप्स मतलब जैसे कोई स्पंज हो जिसने तेल सोख लिया हो और उसके ऊपर एक कठोर चट्टान ढक्कन का काम कर रही हो। एकदम सटीक उदाहरण है। मुंबई हाई, गुजरात का अंकलेश्वर और असम का डिगबोई इसके मुख्य केंद्र हैं। और प्राकृतिक गैस भी अब सीएनजी और पीएनजी के रूप में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये जीवाश्म ईंधन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, और इसीलिए गैर पारंपरिक संसाधनों की तरफ जाना हमारी मजबूरी है। हाँ, जैसे परमाणु ऊर्जा। भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार हैं जिनसे असीमित ऊर्जा मिल सकती है। और ग्रामीण भारत के लिए तो बायोगैस एक चमत्कार से कम नहीं है। गांवों में अक्सर उपले जलाए जाते हैं जिससे बहुत धुआं होता है। धुआं तो होता ही है, साथ ही जो गोबर खेतों के लिए बेहतरीन खाद बन सकता था वो राख बन जाता है। राइट, लेकिन बायोगैस प्लांट से धुआं रहित ऊर्जा भी मिलती है, और गैस निकलने के बाद जो कचरा या स्लरी बचती है वो उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक भी बन जाती है। एक तीर से दो शिकार। इसके अलावा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भी तेजी से विकास हो रहा है। तमिलनाडु का नागरकोयल पवन ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी है? इसके पीछे बहुत बड़ी भू राजनीतिक रणनीति है। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ एक सवाल आता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक लाइट बंद कर दूं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे कम ऊर्जा दक्ष देशों में से एक है। जब हम 1 यूनिट बिजली बचाते हैं तो हम सिर्फ कोयला नहीं बचाते, बल्कि सरकार को नया पावर प्लांट बनाने के करोड़ों डॉलर के खर्च से बचाते हैं। मतलब ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। बिल्कुल। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही अब एकमात्र विकल्प है। हमें धातुओं का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग भी बढ़ानी होगी। तो आज हमने देखा कि सुबह के टूथपेस्ट से लेकर विशाल पावर प्लांट्स तक हमारी पूरी सभ्यता इन्हीं खनिजों पर टिकी है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये संसाधन सीमित हैं या हमेशा नहीं रहेंगे। सही बात है।
तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत। जरा सोचिए, जब लाखों सालों में बने ये खनिज पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से लैब में बने सिंथेटिक या रिसाइकिल किए गए पदार्थों पर निर्भर हो जाएंगी? हाँ, और उससे भी बड़ी बात, सोचिए उस दिन दुनिया की भू राजनीति कैसी होगी। आज तो जो देश तेल के कुओं पर बैठे हैं वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन कल जब जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर देश वो नहीं होगा जिसके पास जमीन के नीचे तेल है, बल्कि वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा तेज हवाएं होंगी, सबसे तेज धूप होगी और उसे कैद करने की तकनीक होगी। हवा और धूप भविष्य की नई करेंसी बन सकते हैं। ये नजरिया वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। खनिजों के इस अदृश्य लेकिन विशाल तंत्र को समझने के इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।